गुजरात में हमारे 2 विधायकों के साथ मारपीट हुई है। संजय राउत ने अभी एबीपी न्यूज से ये बात कही है। नितिन देशमुख को बहुत पीटा गया है, अभी वो अस्पताल में भर्ती है। ऐसे एक और विधायक है जिनके बच्चों ने, जिनके परिवार वालों ने यहां पर शिकायत दर्ज करवाई है कि जबरदस्ती हमारे पिता को उठा ले गए हैं। ऐसे आरोप संजय राउत लगाते हुए नजर आए। एक और बड़ी बात उन्होंने कही कि जो भी और जितने भी विधायक वहां पर गए हैं उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए। मंत्रियों के खिलाफ भी डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। क्या ये इशारा था एकनाथ शिंदे की तरफ? ये एक बड़ा सवाल है। कई विधायक लौटना चाहते हैं, संजय राउत ये भी कह रहे हैं। शशि शेखर जी, आप अपनी बात अब जारी रखिए। और इनफैक्ट अब तो आपने और सुन लिया होगा, इसमें अब एडिशन भी हुआ है। सर कह रहे हैं कि भाई एक को हार्ट अटैक आ गया है, दूसरे की पिटाई हुई है, तीसरे को किडनैप कर दिया है। राउत साहब जो हैं वो धमका भी रहे हैं और पुचकार भी रहे हैं। वो आमंत्रण भी दे रहे हैं कि आइए हम बात करने को तैयार हैं, और वो धमका भी रहे हैं कि पार्टी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन एक बात जो उनके शब्दों में छुपी हुई है वो ये है कि विधायकों के परिजनों ने एफआईआर कराई है। एफआईआर महाराष्ट्र पुलिस कर रही है, यानी कि सीधी सीधी उन्होंने ईडी और उसके साथ साथ अपनी पुलिस को भी बीच में लाके खड़ा कर दिया। ये एक नया ट्रेंड केंद्र और राज्य के संबंधों में दिख रहा है कि स्टेट पुलिस एक तरफ, अन्य एजेंसियां एक तरफ। लेकिन इस राह में अभी कई मोड़ हैं। अभी ये मालूम नहीं है रूबिका कि ऊँट किस करवट बैठेगा। शिंदे के साथ कितने विधायक हैं, वो विधायक क्या पार्टी तोड़ने में वो संख्या सक्षम होगी या नहीं होगी, पार्टी टूटेगी या नहीं टूटेगी। एक अलग ग्रुप बनाना इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो अपने तरीके से सारे फंसाने को देखेंगे। तो मुझे लगता है कि एक अभी मोड़ कई आने वाले हैं इस पे। और ऐसे में 3 बातें बहुत साफ मुझे दिखती हैं महाराष्ट्र की राजनीति के बरक्स। मोदी जी जो कहते हैं परिवारवादी राजनीति पर जो हमला करते हैं, अगर आप देखिए स्टालिन की पार्टी से लेके यहाँ तक परिवार की राजनीति की सर्टेन कमजोरियां सामने आने लगी हैं। जैसे ही बाला साहब ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे ने संभाला, सरकार बनाई, तो पुराने शिव सैनिकों को तकलीफ होनी शुरू हुई, क्योंकि अब उद्धव के बाद आदित्य का नंबर है, ये स्पष्ट हो गया। और यही उनको ये लगता है कि हमने अपनी सारी जिंदगी होम कर दी। एक असंतोष भरा ट्वीट आपको संजय राउत का भी याद होगा, जिसमें उन्होंने एक दोहा लिख दिया था। और ऐसे ही आज एकनाथ शिंदे भी कर रहे हैं। वो क्या चैलेंज कर रहे हैं? वो चैलेंज कर रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे की विरासत मेरे साथ है, मैं शिव सैनिक हूँ, मैं उनके रास्ते पर चल रहा हूँ। हिंदुत्व का रास्ता उन्होंने मुझे बताया था। यानी कि जो चाहे इधर हो, राजनीति यही तो है कि इधर का आदमी भी बाला साहब का नाम लेगा और उधर का भी लेगा। और ऐसे में अभी मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये तय है कि उद्धव ठाकरे को ये साबित करना है कि मातोश्री का जो तौर तरीका था उसके असली हकदार वो हैं, और ऐसा साबित करने के लिए उन्हें इस अग्नि परीक्षा को पार करना होगा। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल, जिन्होंने अब ये कहा है कि बीजेपी अल्पमत, इस वक्त जो है शिवसेना अल्पमत में दिखाई दे रही है, सरकार अल्पमत में आ चुकी है, ये साफ तौर पर कहना है। वो बयान सुनिए और उसके बाद हम इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। यदि 133 लोग वोट करते हैं बीजेपी को, ठीक है, वो विधान परिषद चुनाव के लिए करते हैं, तो फिर आपके पास बचा क्या? तो टेक्निकली आप अल्पमत में है, लेकिन लीगली नहीं। जब तक उसकी प्रोसीजर नहीं चलती तो नहीं। क्या अविश्वास प्रस्ताव लाएगी बीजेपी सरकार? नहीं, बीजेपी ने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। अभी आप वेट एंड वॉच कर रहे हैं? वेट एंड वॉच कर रहे हैं। आप हैंडल विथ केयर। ओके, उनकी तरफ से प्रस्ताव का इंतजार है एकनाथ शिंदे की तरफ? नहीं, नॉट नेसेसरी। ऐसा है कि जब फल पकता है तो उसको गिराने के लिए अलग प्रयत्न नहीं करने पड़ते। अब फल कच्चा है। उदित राज साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। उदित राज जी, आपने सुना है फल कच्चे हैं लेकिन वी आर हैंडलिंग इट विद केयर, और बहुत जल्दी एक खबर आ जाएगी आपके पास। अल्पमत में है सरकार, ये कोई और नहीं, चंद्रकांत पाटिल कह रहे हैं, महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष। देखिए, कुछ भी संभव है। जब महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के एमएलए गुड़गांव में आए, फिर गुड़गांव से इनको कर्नाटक में ले जाया गया,
और जब यहाँ से हमारे नेता मिलने गए तो उनको मिलने भी नहीं दिया। अभी संजय राउत जी को आपने भी सुना, मैंने भी सुना, तो उनको डरवाया धमकाया गया, उनके घर वाले भी कह रहे हैं। तो ईडी इनके पास, सीबीआई इनके पास, सेना इनके पास, आर्मी इनके पास, इनकम टैक्स इनके पास, सीआरपीएफ, बीएसएफ अब गुंडागर्दी पर तुले हुए हैं। अब जनतंत्र का कोई मतलब तो है नहीं। तो जिस केस में कोई फाइनेंशियल रेगुलरिटी भी नहीं बन रही है, मैं कहना चाहूँगा एजीएल में राहुल जी से चौथा दिन हो गया इंट्रोगेशन कर रही ईडी, तो कुछ भी पॉसिबल है। डंडे के जोर से साम दाम दंड भेद के आधार पर ये कुछ भी कर सकते हैं। तो उदित राज जी, और आप किया ये कह भी रहे है, हैं, कई गोवा में भी किया इन्होंने। हाँ, तो आप ये कह रहे हैं कि अब ये सरकार गिरी गई है, जी। कुछ भी पॉसिबल है यहाँ पर, पॉसिबल है कि दोबारा सरकार बन जाए बीजेपी की, लग रहा है? ये अरे क्या है, आप कंक्लूजन ड्रा कर रहे हैं, मैं कह कुछ और रहा हूँ कंक्लूजन। और ये जबरदस्ती गिरा भी सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, किसी को जेल में भेज सकते हैं, किसी को गलत केसेस पे फंसा सकते हैं। ये तो अत्याचार कर रहे हैं। और इस समय राष्ट्रपति चुनाव को जीतने के लिए और दबाव बनाया है। उसी को देखते हुए हमारे नेता राहुल गांधी जी को के साथ में क्या कर रहे हैं, सोनिया जी को भी 23 को बुला रहे हैं। मैं IRS ऑफिसर रहा, फाइनेंशियल मैटर को जानता हूँ, एक पैसे का कोई मनी लॉन्ड्रिंग है नहीं। और आपको बता दूं रूबिका जी, जब बीजेपी सत्ता में आई तो उसके पहले ईडी में 108 केस थे, आज 5422 केसेस हैं। यानी ये सारे डिपार्टमेंट अपना काम न करके भारतीय जनता पार्टी का एक मोर्चे के तौर पर काम कर रहे हैं। तो साम दाम दंड भेद लाठी डंडा आप जो बड़ा भी आरोप लगा रहे करके हैं, उठा लेना, कुछ भी कर लेना। और आप कह रहे हैं कि आप खुद एक IRS ऑफिसर रहे हैं, सच्चाई है। और आपने आंकड़े दिए हैं कि ईडी के पहले 108 केसेस हुआ करते थे, आज की तारीख में 5422 के आसपास वो केसेस है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।